Everyone, I welcome you all to my YouTube channel. So, I know I am connecting after so long. Basically, MA सेकेंड ईयर इग्नू वालों के एग्ज़ाम आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। मेरा भी एग्ज़ाम है। सो वट एवर आई विल गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। ओके, सो दिस इज़ MPSE 001 कोड का, जो आपका इंडिया एंड दी वर्ड है। ठीक है, उसके हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं। ठीक है, क्या क्या उसके डिटर्मिनेंट्स हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, मतलब इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी। इंडिया का जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव कैसा है। जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव का मतलब है कि अनदर नेशंस के साथ इंडिया की ज़रूरतें कैसी हैं। ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे हैं, इसके कल्चरल टाइज कैसे हैं, इसकी स्ट्रैटेजिक कंसिड्रेशंस कैसी हैं। मतलब इंडिया जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिक्वायर्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज डायनामिक्स। ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो, डोंट गिव टू मच स्ट्रेस। अब फर्स्ट पॉइंट जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है, डैट इज़ योर हिस्टोरिकल लेगेसी, कि इंडिया अपनी हिस्ट्री से क्या लेके आया है। ठीक है, तो इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी, कॉलोनियल थी, मतलब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे ऊपर। ठीक है, तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो अभी भी अपने जो हमारे ऊपर रूल हुआ है उससे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और इंडिया ने जो स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए उस चीज़ से इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब बेसिकली इतना है कि जब भी इंडिया अपना कोई प्रिंसिपल बनाता है या अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी बनाता है जो इन चीज़ों को ध्यान में रखता है कि दोबारा ये किसी कंट्री का गुलाम ना बन जाए। ओके, इसीलिए इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अपना रखी थी, अपना रखी है नॉन अलाइनमेंट। मतलब इंडिया किसी एक कंट्री के साथ अलाइन नहीं होगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग सब कंट्रियों के साथ मिलके चलेगा। एंड एंटी कोलोनियलिज्म, मतलब कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनेगा बेसिकली। ठीक है, जो आपके लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी क्या किया, इंडिया को एक कॉन्टिन्यू टू शेप इंडियाज अप्रोच, मतलब इसी अप्रोच को आगे रखा, नॉन अलाइनमेंट की अप्रोच को आगे रखा बेसिकली। ठीक है, इसी वजह से जो इंडिया है उसका मेन फोकस हमेशा क्या रहा है, सोवेरेनिटी रहा है। सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगा, कोई भी बाहर वाली कंट्री इंडिया के लिए डिसीजन नहीं लेगी। एंड अनदर वन इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये दो चीज़ें हैं जिसके इंडिया की हिस्ट्री का जिस चीज़ पे प्रभाव पड़ा है। ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल लेगेसी, फर्स्ट डिटर्मिनेंट। सेकंड डिटर्मिनेंट है आपका कौन सा, योर सेकंड डिटर्मिनेंट इज जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स। ठीक है, इंडियाज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया एंड इट्स proximity to powers like China, Russia, and the USA impacts decisions। क्या कहने का मतलब है, जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स का मतलब है कि इंडिया के आसपास के नेशंस के साथ क्या ज़रूरतें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, आपकी साउथ एशिया में है। अगर इंडिया की लोकेशन साउथ एशिया में है तो जो इसकी प्रॉक्सिमिटी होगी, मतलब किसी के आसपास रहने वाली चीज़ें हैं, तो इंडिया को किन किन कंट्री के आसपास रहना पड़ता है, चाइना के आसपास, रशिया के आसपास, यूएसए के आसपास। हालांकि यूएसए हमारा नेबर नहीं है, बट अपने जो हमारे डिसीजंस हैं उसको यूएसए इम्पेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, जैसे कि कश्मीर का इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ये सब इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको क्या करते हैं, एक तरह से चैलेंज करते हैं। ठीक है, और यही एक वजह है कि इंडिया को अपने आसपास के जो जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं, ज़रूरतें हैं हमारी अनदर नेशंस के साथ, उनको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है, थर्ड डिटर्मिनेंट है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस किस चीज़ पे है, मार्केट पे है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे है, मतलब बाहर वाली कंट्रीज़ कितना इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या वो इंडिया में अपनी इंडस्ट्री एस्टाब्लिश कर पा रही हैं। टेक्नोलॉजी पे मेन फोकस है, एनर्जी पे मेन फोकस है। इसी वजह से जो इंडिया है उस वो प्रायोरिटाइज करती हैं किसको, एशिया को, अफ्रीका को और वेस्ट को, ताकि वहाँ पे वो अपनी एक मार्केट क्रिएट कर सके। फोर्थ डिटर्मिनेंट है आपका सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब क्या है कि इंडिया टेररिज्म को फेस करता है, ठीक है। इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठों को फेस करता है, ठीक है। इंडिया में कोई ना किसी रीजन में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। इसीलिए इंडिया को जो है काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ते रहना पड़ता है, ठीक है। कॉपरेशन दिखानी पड़ती है। मैरी टाइम सिक्योरिटी, जो इंडिया का जो वाटर बॉडी है, मतलब वाटर बॉर्डर है बेसिकली, जो आपका साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने क्या कर रखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर रखी हैं, जैसे कि IORA मतलब इंडियन एसोसिएशन रिम सॉरी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। जो आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है बेसिकली, जो इंडियन ओशियन के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ ने मिलकर ये एसोसिएशन बना रखी है, ठीक है, ताकि वो आपस में क्या कर सकें, कोऑपरेट कर सकें, और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आपस में ही उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद SCO ज्वाइन कर रखा है, मतलब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना में है। फिफ्थ है जो आपका डिटर्मिनेंट है वो कौन सा है, कल्चरल एंड डायस्पोरा लिंक्स। कल्चरल का मतलब क्या होता है यार, देखो जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा कल्चर मिलजुल खाता होगा, जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है, उनके साथ हमारे जो रिलेशन होंगे वो काफ़ी कैसे होंगे, भाई जैसे होंगे, ठीक है। डायस्पोरा का मतलब क्या है, डायस्पोरा का मतलब होता है कि जैसे इंडिया के लोग मूव करके जाते हैं US से काम करने के लिए, तो वो इंडियन डायस्पोरा है। उस वजह से हमारे रिलेशन जो है वो कनाडा के साथ, USA के साथ ऑटोमेटिकली हमें नॉर्मल अच्छे करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज जो इंडिया का डायस्पोरा है वो वहाँ पे जा रहा है। तो उस वजह से अपने हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी भी उनके अकॉर्डिंग, उनको ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती है, ठीक है। इंडियाज सॉफ्ट पावर इज एनहांस्ड बाय इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडिया सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि बेसिकली आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, जब आप शेप कर रहे हो अपनी फॉरेन पॉलिसी को। जैसे कि मान लो सॉफ्ट पावर का मतलब है कि अपील ऑफ अमेरिकन कल्चर थ्रू हॉलीवुड एंड म्यूज़िक। हम अपने कल्चर की अपील कैसे करते हैं, लोगों को अपने कल्चर की तरफ एक तरह से अट्रैक्ट करना, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं, इंडियंस किस तरह से करते हैं, योगा मेडिटेशन इन सबको बाहर वाले देशों में प्रमोट करके। अमेरिका किस तरह से करता है, अमेरिका के हॉलीवुड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। तो डैट इज़ सॉफ्ट पावर। सिक्स्थ डिटर्मिनेंट है आपका कौन सा, ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कि सारी कंट्रीज आपस में मिलके काम करें, किसी एक कंट्री या दो कंट्रीज का मेन रोल ना हो, ठीक है। अब ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया की, ठीक है। तो वो मिलके सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं। G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये G20 में जितने भी नेशंस हैं उनके लिए रूल्स बनाती हैं, ठीक है। ब्रिक्स हो गया आपका। तो बेसिकली ये सब मिलके कर क्या रहे हैं, पीस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्लियर। सेवेंथ पॉइंट देखो, सेवेंथ इज़ योर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंडिया को लगता है कि नहीं यार मुझे इस देश की ज़रूरत है, तो अपनी स्ट्रैटेजी इंडिया बनाता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया बनाता है उस कंट्री के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंडिया को ज़रूरत है USA की, रशिया की, फ्रांस की, जापान की, किस लिए, डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेड के लिए। तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इन लोगों को देख के, ध्यान में रख के बनाएगा, ठीक है। समझ आया होगा। कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन में हम बोलेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हिस्टोरिकल, ये छोड़ दो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मतलब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो शेप हो रखी है किस चीज़ों से, किन चीज़ों से, हिस्ट्री से, जियो पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, सिक्योरिटी से, कल्चर से, स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स से, ठीक है। इसीलिए जब जब इंडिया को इन्फ्लुएंस करना होगा अपना,
तो इंडिया को हमेशा इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक ये तो था जो इसका आंसर हो गया। अब आपको ये सारा नहीं उतारना है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन उतारना है और इन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना है। एंड इफ़ यू फील कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको एक बार दोबारा से वीडियो देखनी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो कॉलोनियल हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट को चूज़ किया था, ठीक है। लोकेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि इंडिया के आसपास कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल पावर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक नीड्स पे भी उसकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करेगी। इकोनॉमिक नीड्स मतलब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी पे, ठीक है। सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेररिज्म को दूर रखना है हमें। जो आपके रीजनल थ्रेट्स हैं, मतलब इंडिया में कभी लद्दाख में कुछ होता है, कभी जम्मू में कुछ होता है, उन सबको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। खतरे को, थ्रेट्स मतलब जो खतरे हैं आपके, ठीक है। जो इंडिया का डायस्पोरा है, मतलब इंडिया के लोग बाहर मूव करते रहते हैं, इंडिया का कल्चर है वो अरे परे सब जगह फैला हुआ है, तो उस चीज़ को भी इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन और अच्छे करने हैं, ठीक है। इंडिया सपोर्ट करता है मल्टीलेटरलिज्म को। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके काम करें, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। उसके बाद स्ट्रैटेजिक टाइज बनाता है इंडिया मेजर पावर्स के साथ, जैसे कि USA, रशिया, फ्रांस एंड जापान, क्योंकि इंडिया को इनकी ज़रूरत है अपनी मार्केट के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, ये तो हो गया आपका वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ठीक है। अब वही अब आपके जो 7 डिटर्मिनेंट्स है वो देख लो। फर्स्ट डिटर्मिनेंट था आपका हिस्टोरिकल लेगेसी, ठीक है। सेकंड डिटर्मिनेंट था आपका जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव, ठीक है। जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव मतलब जो इंडिया है वो आसपास रहता है किसके, चाइना एंड पाकिस्तान के। थर्ड आपका आ जाएगा इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फोर्थ आपका आ जाएगा इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न। फिफ्थ आपका आ जाएगा कल्चरल एंड डायस्पोरा लिंक्स, ठीक है। सिक्स्थ आपका आ जाएगा ग्लोबल गवर्नेंस, जिसमें आप यूनाइटेड नेशंस इन सबको ऐड कर दोगे। एंड सेवेंथ आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ओके, क्लियर। जब भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर करो, यू जस्ट नीड टू आंसर इन 400 वर्ड्स। 400 वर्ड्स का मतलब होता है 400 वर्ड्स का मतलब होता है आपका 2 पेजेस। तो 2 पेजेस में अगर आप उसको इलेबोरेट करके लिखोगे तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो, अब इसी से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एक बार उस पर ध्यान दे लेते हैं। देखो, पहला बन सकता है कि मेजर डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। अभी अभी हमने देखा 7 डिटर्मिनेंट्स, वही लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इंडिया की जियोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। तो आप बताओगे कि इंडिया के आसपास ये कंट्रीज़ हैं और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी इन इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनानी पड़ती है, ठीक है। पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, तो इंडिया को अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ते हैं रशिया से, ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सकें ज़रूरत के टाइम पे, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्कस द रोल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब वही इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या रोल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कहोगे कि इंडिया को ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में अपना सेटअप करे, उस चीज़ की ज़रूरत है ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी उन कंपनीज़ के अकॉर्डिंग उनके फेवर में बनानी पड़ती है ताकि वो यहाँ आके अपना सेटअप कर सके, ठीक है। इस चीज़ को एलाबोरेट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि कल्चरल एंड डायस्पोरा ये किस तरह से इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन को जो है आपका वो इम्पेक्ट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लिखोगे कल्चरल एंड डायस्पोरा किस तरह से करता है कि इंडिया के लोग US से मूव करते हैं, कनाडा मूव करते हैं, ठीक है, अनदर कंट्रीज़ में मूव करते हैं। अब उनको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, जैसे नेपाल मूव करते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं, तो उन लोगों के साथ, उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया को अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया को फॉरेन पॉलिसी उनके फेवर में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो रिलेशन अच्छे बन सके। उसके बाद इंडिया की अप्रोच क्या है टू मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। अब इंडिया की अप्रोच की बात करें तो यार जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उन सब में इंडिया बढ़ चढ़कर पार्ट लेता है, ठीक है। जितनी भी आपकी ग्लोबल गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्रिक्स हो गया आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, आपका G20 हो गया, उन सब में इंडिया अपने विचार रखता है, ठीक है।
और इंडिया उसमें रिफॉर्म की बात करता है, ठीक है, सबके फेवर में बात करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात करता है। तो वो सब चीज़ें इसमें मेंशन करनी है कि किस तरह से इंडिया की अप्रोच है, किस तरह से इंडिया मल्टीलेटरलिज्म को देखता है, ग्लोबल गवर्नेंस को देखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल लेगेसीज ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हिस्टोरिकल लेगेसीज का क्या रोल है? यार हम लोग वो कंट्री हैं जिसने एक बहुत लंबा पीरियड किसी के अंदर अंडर सहा है, देखा है। तो अब हम फ्यूचर में यही चाहेंगे कि हम दोबारा किसी के गुलाम ना बने। तो हम अपने फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी और कंट्री हमारे लिए या हमारे देश में घुसकर अपना रूल ना इस्टेब्लिश कर सके, हम अपनी कंट्री को सॉवरेन रख सकें, इंडिपेंडेंट रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इन इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का क्या रोल है, ठीक है। जब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यार जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, रशिया है, आजकल हमारा रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है, वो हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी रशिया के फेवर में बनाएंगे, उन्हें हम थोड़ा डिस्काउंट देंगे, ठीक है, ताकि उनसे हमें बेनिफिट हो, हम उनसे ऑयल ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जिस तरह से इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया को फ़ायदा हो, उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता रहेगा। ओके, आपको बस मेन क्या करना है, ये जो मेन क्वेश्चन हमने किया है इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में कैसे रखोगे, पढ़ो इसको 2-3 बार। ये जो नोट्स, ये वाला चीज़ ऐड करनी है नोट्स में, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, डेट्स इट, ठीक है। ये 2 चीज़ें ऐड करो और फिर इन क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश करो वर्बली, ठीक है, बहुत है इतना। टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कहने का मतलब क्या है, इंटरडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब इंडिया कहाँ पे किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और वो चीज़ें कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इम्पेक्ट कर रही हैं। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किस बंदे ने पॉपुलराइज किया? 2 बंदे थे। फर्स्ट है आपका रॉबर्ट कियोन, ठीक है, कियोहेन बोल दो या कियोएन बोल दो, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज जोसेफ नए। ऑफर्स अ लेंस टू अंडरस्टैंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। मतलब बेसिकली ये जो इंटरडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये इन दोनों बंदों ने क्या किया है, पॉपुलराइज किया है। फर्स्ट पर्सन है आपका रॉबर्ट क्यूइन, सेकंड पर्सन है आपका जोसेफ नए। इट सजेस्ट दैट एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड स्टेट्स आर टाइड बाय। इन्होंने क्या कहा कि जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड होता है वो किस तरह से आपस में कनेक्ट होता है, इकोनॉमिक रीजन की वजह से, कल्चरल रीजन की वजह से, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन की वजह से, ठीक है। आज के टाइम में जो मल्टी फेस्टेड ग्लोबल सिस्टम बन गया है, कहने का मतलब क्या है कि इंडिया भी एक पावर है, रशिया भी एक पावर है, चाइना भी एक पावर है, ठीक है, यूएसए भी एक पावर है। तो अब क्या हो गया, आपको किसी एक कंट्री का ज़्यादा रोल नहीं रहा है, सारी कंट्रियाँ क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब फर्स्ट समझो, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड में दिन पर दिन क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, फाइनेंस में इंडिया का रोल है। तो इसका मतलब कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है, किसके साथ, इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ, मतलब अनदर कंट्रीज़ के साथ, वो अच्छे बैठने चाहिए, वो बैलेंस्ड होने चाहिए, ताकि जो इंडिया की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, मतलब इंडिया जो ट्रेड करता है, ठीक है, या फिर इंडिया से जो लोग ट्रेड करते हैं, वो चीज़ें बैलेंस होकर चलती रहे, ठीक है। इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ है, रोल इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इस सब पे सबसे हमें पता चलता है कि हाँ इंडिया ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कितना ज़्यादा इंगेज्ड है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया की क्या है, आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्रीज़ इंडिया पर डिपेंडेंट है। सेकेंड वन इज़ रीजनल इंटरडिपेंडेंस। रीजनल इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि यार इंडिया एक कंट्री है जो कि साउथ एशिया में है, ठीक है। अब ये अपनी आसपास की कंट्रीज़ के साथ कैसे मतलब बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, ठीक है, बॉर्डर शेयर करती हैं, इंडिया का कल्चर बहुत सी कंट्रीज़ के साथ मिलता है। इसीलिए रीजनल इंटरडिपेंडेंस के लिए कि जो एक रीजन में, एक क्षेत्र में कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, सार्क, बिम्स्टेक, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक आ जाएगा आपका बे ऑफ सॉरी
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली इनका मेन रोल क्या है कि ये रीजनल लेवल पे आपस में क्या कर सके, जुड़े रहें, ठीक है, ताकि जो रीजन है मतलब साउथ एशिया वाला पोर्शन है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इसके आसपास वाली जो कंट्रीज़ हैं ये सारे साउथ एशिया में आ जाएंगे। ये सब आपस में मिलके जो गरीबी है, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, उन सब से फाइट कर सकें, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए इंटरडिपेंडेंस के। थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस। सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस मतलब हर कंट्री टेररिज्म फेस कर रही है, हर कंट्री साइबर अटैक फेस कर रही है, हर कंट्री पैंडेमिक्स फेस करती हैं, जैसे कि कोविड-19 था तो सभी ने फेस किया। तो अब ये सब चीज़ें हैं वो साथ में मिलके ही लड़ा जा सकता है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। तो कैसे लड़ते हैं? सारी कंट्रीज आपस में डायलॉग्स करती है, डायलॉग्स मतलब एक तरह से मीटिंग्स करती हैं, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस शेयर करती है, मतलब अपना इंटरपोल है, ठीक है, ताकि कोई साइबर अटैक वगैरह हो तो उससे लड़ा जा सके, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंटरडिपेंडेंस। अब इंडिया की इकोनॉमी दिन पर दिन बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो इंडिया को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। इंडिया प्रमोट्स रिन्यूएबल एनर्जीज थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। अब इंडिया का मानना है कि यार फॉसिल फ्यूल से हट के मतलब कोयला वगैरह छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो बार बार जिससे पॉल्यूशन ना हो, जो ख़त्म ना हो, उनकी तरफ मूवमेंट की जाए। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, ठीक है, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। कल्चरल नेक्स्ट, ओके दिस वन इज फिफ्थ वन, कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर इंटरडिपेंडेंस। रीज़न बीइंग यार इंडिया के लोग ना बाहरले देशों में जाते हैं, बाहर के देश लोग इंडिया में आते हैं, तो इस वजह से क्या है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर सॉफ्ट पावर बढ़ रही है तो आपका जो ग्लोबल कल्चरल बॉन्ड है वो भी दिन पर दिन क्या होता जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग होता जाएगा, लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या बताया कि इंडिया किस तरह से, किन तरीकों से दूसरे देशों को अट्रैक्ट करता है अपने कल्चर की तरफ। ओके, गॉट इट। 5 हमने इंटरडिपेंडेंसी देख ली, सिक्स्थ वन देखो, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड इंटरडिपेंडेंस। इंडिया मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यूएसए या रशिया का ही बोलबाला है, ठीक है, सारी कंट्रीज़ हैं उन सबको बोलने का हक है, उन सबको बराबर का अधिकार है। इसी वजह से जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में। मतलब मान लो कोई कंट्री है, वहाँ कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ पे उथल पुथल हो गई या लोग मर रहे हैं या कहीं फ्लड आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है लोग जो अपनी एक आर्मी को भेजती है, ठीक है, वहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इस आर्मी में इंडिया के भी लोग हैं, ओके। ग्लोबल हेल्थ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स का मतलब है कि भाई पॉल्यूशन को कम करो और ऐसे तरीकों को यूज़ करो जो बार बार यूज़ किए जा सकें, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। इन कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंडिया का बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है एंड दूसरी कंट्रीज़ भी इंडिया पे डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया क्या करती है, अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया क्या करती है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंटरकनेक्टेड है और सभी मिलके एक पीसफुल वर्ल्ड की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक डिटेल्ड आंसर, जैसा आप आंसर करोगे, ठीक है। अब जो आपको नोट्स में लिखना है वो क्या लिखोगे, सिर्फ इतनी चीज़ कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड से लिंक हो रखी है, किसकी वजह से, इकोनॉमिक, कल्चर, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से इंडिया की पॉलिसीज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है। इंडिया की रीजनल टाइज हैं किस किस के साथ, जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करती हैं, कल्चर शेयर करती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट है जैसे कि टेररिज्म, साइबर अटैक, ये हर कंट्री के लिए है। इसीलिए ग्लोबल टीम वर्क मतलब हर कंट्री मिलके इसके अगेंस्ट लड़े तो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट गोल्स हैं, ठीक है, एनर्जी है, इन सब के लिए भी इंटरनेशनल कॉपरेशन ज़रूरी है। उसके बाद सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, इसकी वजह से भी जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बनते हैं। उसके बाद इंडिया बिलीव करती है मल्टीलेटरलिज्म में, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस बन रखी हैं, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल पीस एफर्ट्स, ये सब, ओके।
एक ये चीज़ नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, दूसरी चीज़ ये चीज़ ऐड करोगे। हाँ, फर्स्ट वन इज़ योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेकेंड वन इज़ योर रीजनल इंडिपेंडेंस, interdependence, sorry, third one is your security, fourth is energy and environment, fifth is cultural and soft power, sixth one is multilateral diplomacy। ठीक है, ये चीज़ होगी। सिक्स्थ आपकी इंटरडिपेंडेंस आ जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका डिस्कस इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ये आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड टॉपिक समझ लो, थर्ड क्वेश्चन समझ लो, जो मर्जी। सो बेसिकली इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आज का नहीं है, कब से है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब बहुत टाइम से चला है। ठीक है, और ये अनरिजॉल्व है, मतलब हमने बहुत कोशिश करी है बट ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं सुधर रहा है। और कब से इशू है इंडिया और चाइना के बीच में? 1962 से है। 1962 में पहली बार इंडिया और चाइना में मुठभेड़ हुई थी, एक तरह से लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई का नाम है 1962 साइनो इंडिया वॉर, इंडियन वॉर। ओके, अब क्यों हुई वो देखो। जो मेन रीज़न है वो क्या है आपका? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? अ डी फैक्टो बॉर्डर है, मतलब एक इलीगल बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझो एक बार। The root of the border dispute can be traced back to historical disagreements and conflicting territorial claims between the British Indian Empire and the Qing dynasty of China। मतलब मॉडर्न इंडिया की बात नहीं है, जब से ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, ठीक है, तब से। और जो चाइना में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, क्विंग डायनेस्टी ऑफ चाइना, उनके बीच में भी ज़मीन के लिए, टेरिटरी के लिए झगड़े चलते रहते थे। उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, उस वजह से जो आपका बॉर्डर इशू है वो क्या रहा? अनरिजॉल्व रहा, सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, 1962 में आपकी साइनो इंडिया वॉर होती है, इसकी वजह से जो रिलेशंस थे वो और ख़राब हो गए। ठीक है, छोटी सी वॉर हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। और फिर क्या हो गया? सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर का मतलब ये है कि मान लो ये इंडिया की टेरिटरी है और चाइना इसमें यहाँ तक घुस गया है, तो अब इसको यहीं रोक दो, ना इंडिया इससे आगे बढ़ेगा ना चाइना इससे आगे बढ़ेगा। ओके, दिस इज सीज़ फायर। और वहाँ से अपनी अपनी फोर्सेस को वापस बुला लो। ठीक है, इसकी वजह से जो इंडिया का ट्रस्ट है चाइना पे वो नहीं है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे भरोसा कम ही करती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बॉर्डर इंसिडेंट्स एंड स्टैंड ऑफ्स। मतलब स्टैंड ऑफ्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चाइनीज़ फोर्सेस खड़ी हैं, यहाँ पे इंडियन फोर्सेस खड़ी हैं, बीच में बॉर्डर है। ठीक है, पीस को मेंटेन करने की कोशिश करी गई बट स्टिल जो आपके बॉर्डर पे हरकतें होती रही और स्टैंड ऑफ्स होता रहा, उसकी वजह से जो रिलेशंस हैं वो नहीं सुधर पाए। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उन सब की वजह से क्या हुआ? थोड़ा रिलेशन बिगड़ते ही गए। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की अगर हम बात करें, तो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोशिश करी है, मतलब दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर कोशिश करी है रिलेशंस को सुधारने के लिए। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुई है? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक हुई है। ठीक है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन हुआ है ताकि जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस, मतलब जो बॉर्डर है ना उसका जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का मतलब है कोई कंट्री क्यों आपकी देश का थोड़ा सा हिस्सा हथियाना चाहती है, ताकि वो वहाँ से दूसरे देश में जाने के लिए रास्ते निकाल सकें। ठीक है, सिक्योरिटी अपनी ज़्यादा बढ़ा सकें, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे मान लो कोई मेटल वगैरह पाया जाता है, नॉन मेटल पाया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको निकाल सकें, उसका यूज़ कर सकें। अब रिसेंट में देखते हैं कि रिसेंट में क्या गड़बड़ हुई है। बेसिकली गलवान वैली वाला इशू हुआ था 2020 में। गलवान वैली कहाँ पे है? ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ही आपकी गलवान वैली है। ठीक है, तो उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हुई थी, मतलब अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड बाय चाइनीज़ पीपल। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी भी हम दोनों में क्या है? डिस्ट्रस्ट है, भरोसा नहीं करते हम चाइना पे। इंटरनेशनल डायमेंशन की बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल मतलब अदर कंट्रीज़ क्या हमारे बारे में सोचती हैं।
इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को ले जाया गया था, ठीक है। किस लिए? स्पेशली इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए ले जाया गया था। तो जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, उससे अपना इंटरेस्ट शो किया, ठीक है, बट किसी ने खास रिस्पॉन्स नहीं किया। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अनरिजॉल्व है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया की जो पीस है और स्टेबिलिटी है उसको खतरा रहता है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, पीसफुल रेजोल्यूशन करना है, तो उसके लिए ज़रूरत है किस चीज़ की? सस्टेन्ड डिप्लोमेसी की। मतलब जो नेता वगैरह हैं वो आपस में बात करते रहें, आपस में ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें थोड़ा बहुत, ये चीज़ें। फाइन। अब ये देखो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि डिस्प्यूट स्टार्टेड, ओके ओके फाइन, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखोगे, इस क्वेश्चन का क्रिस्प नोट्स ये हैं, इसको कर लेना नोट डाउन, ठीक है। डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश रूल था तब और किंग डायनेस्टी के बीच में 1962 में सबसे पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद स्टैंड ऑफ चलते रहे, कहाँ पे? एलएसी में। बहुत सारी टॉक्स हुई, मीटिंग्स भी हुई, बट फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। गलवान वैली क्लैश हुआ था रिसेंटली, इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाया गया था इस कन्फ्लिक्ट को, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ये आपका मेन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग है, एलएसी में इश्यू है, 1962 साइनो इंडिया वॉर है, ठीक है। क्विंग डायनेस्टी के टाइम से है, इंडिया हारा था 1962 की वॉर में, जिसकी वजह से जो सीज़ फायर है वो चीज़ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की टॉक भी हुई थी। क्यों पड़ा है चाइना इन चीज़ों के पीछे? हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए, हमारे रास्ते हैं, हमारी सिक्योरिटी है, उन यही रीज़न है कि चाइना हमारे पार्ट इस पोर्शन को हथियाना चाहता है, ठीक है। रिसेंटली आपका गलवान वैली वाला इशू हुआ था, ये चीज़ें हैं आपकी। अब ये हैं आपके क्वेश्चंस जो इसी से रिलेटेड हैं एंड इट कैन बी आस्क्ड। तो पहला है आपका, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा कि कॉलोनियल ईरा से ही ये चीज़ शुरू हो रखी है, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है? जो हम मेन बात कर रहे हैं वो एक तो है आपका मैकमोहन लाइन पे। मैकमोहन लाइन आपकी ये जो अरुणाचल वाला पार्ट है और ये जो तिब्बत वाला पार्ट है जो कि चाइना हथिया चुका है, इसके बीच वाली चीज़ को बोलते हैं दिस लाइन इज मैकमोहन लाइन, ठीक है। अक्साई चीन वाला रीजन कौन सा है? ये जो इंडिया का लद्दाख वाला पोर्शन है जो चाइना ने ले रखा है, ये दिस पोर्शन इज योर अक्साई चीन। ये दो जगह है जहाँ पे मेजर हम चाइना के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट में है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का मानना है कि नहीं यार ये पोर्शन अपना ही है, बट चाइना बोलता है कि नहीं भाई ये हमारा है, ठीक है। अक्साई चीन में भी सेम सीन है, मतलब चाइना यहाँ तक हथिया चुका है इंडिया का ये वाला पोर्शन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, 1962 साइनो इंडिया वॉर का क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। इंडिया हार गया था, ये एक रिजल्ट निकला। दूसरा, सीज फायर हो गया, मतलब जिसकी सेना जहाँ पे है उसको वहीं रोक दिया गया, इसीलिए जो ये पोर्शन है ये चाइना को मिल गया क्योंकि चाइना यहाँ तक घुस चुका था, ओके। इस चीज़ को जो इंडिया और चाइना वाला बॉर्डर है डैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बस ये तब से हमें और चाइना में टेंशन सी चली है। उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज़ पे, एरियाज़ की। कहने का मतलब ये है कि क्यों भाई चाइना हमारे इस पोर्शन को हथियाना चाहता है, उसके लिए ये पोर्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। अब देखो जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन्स है कौन कौन से, आपके लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। इनकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है प्रॉक्सिमिटी टारगेट चाइना विद मिसाइल सिस्टम्स। मतलब यार सिंपल सी बात है कि अरुणाचल चाइना के पास है, ठीक है। तो अगर इंडिया चाइना को टारगेट करना चाहे, ठीक है, मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू या फिर एयर डिफेंस के थ्रू, तो वो कर सकता है, ठीक है। वाइल एरियाज लाइक डेपसांग प्लेन्स एंड
दौलत बेग ओल्डी आर क्रिटिकल फॉर कंट्रोल एंड एक्सेस इन हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन्स। ये जो आपका दौलत बेग ओल्डी वाला पोर्शन है, ये आपका जो ये जो चाइना के पास पोर्शन है ना, इसी के आसपास है ये कहीं पे, ठीक है। तो इस वजह ये क्यों चाइना लेना चाहता है? ये चाइना लेना चाहता है क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ज़्यादा हाइट पे है। तो इसकी वजह से जो इंडिया है वो नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, इस वजह से। और अनदर रीज़न ये होता है कि जो ट्रेड रूट होते हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके एक्सेस के लिए भी जो चाइना है वो इसमें घुसना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, मतलब जो आपका गलवान वैली वाला इशू हुआ है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या असर पड़ा इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे। गलवान वैली वाला जून 2020 में हुआ था। 20 इंडियंस की इसमें डेथ हुई थी, सोल्जर्स की, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए, मतलब और ज़्यादा बिगड़ गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से हमें गलवान वैली में और ज़्यादा मिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी, ठीक है। और इंडिया का फिर खर्चा भी बढ़ा उस चीज़ में। और जो इंडिया है उसने चाइना की कुछ ऐप्स में और इन्वेस्टमेंट्स में कमी कर दी थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा मिसट्रस्ट बढ़ गया, ठीक है। हम नहीं भरोसा कर पा रहे। इंडिया को भी चाइना को भी अपने डिफेंस पे और ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। और जो इंडिया है उसने क्या कर लिया, एक नई अलायंस बनाई। अलायंस मतलब संधि करी, किसके साथ? क्वाड नेशंस के साथ। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसमें कौन कौन से नेशंस हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, 4 नेशंस हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। मतलब जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, मतलब आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, वो किस तरह से आपके बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। हम में और चाइना में नेगोशिएशन टॉक्स भी हुई हैं, मतलब हम लोगों ने बहुत बार कोशिश करी है एक दूसरे के साथ रिलेशन सुधारने की, ठीक है। कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस कर सकें, भरोसा कर सकें, ठीक है, इस चीज़ के लिए भी स्टेप्स उठाए गए। पीस एंड ट्रांक्विलिटी, शांति के लिए भी, ठीक है। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने कहा कि चलो भाई इस पोर्शन पे हम ना चाइना वाले अपनी सेना रखेंगे ना हम अपनी सेना रखेंगे, ठीक है। दोनों अपनी सेना हटा दो ताकि हम क्या कर सकें, एक दूसरे पे भरोसा कर सकें कि हाँ भाई ना इससे आगे इंडिया बढ़ेगा ना इससे आगे चाइना बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रूप्स को कम कर दिया। और हमने क्या किया, और हमने जो एलसी वाला पोर्शन है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग कम कर दी, वहाँ पे भी हमने अपनी सेना को थोड़ा कम करा। मतलब ये थोड़े थोड़े हमने स्टेप्स उठाए थे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो ये इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, इसका जो रीजनल है एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? रीजनल पॉलिटिक्स समझते हो ना, मतलब जैसे इंडिया एक रीजन है, कौन से रीजन में है इंडिया? आपका साउथ एशिया रीजन में है। तो उस रीजन पे और पूरी दुनिया में, मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली जो साउथ एशिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न बन गया है, मतलब खतरा बन गया है, ठीक है। बिकॉज जो चाइना के रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे होते आ रहे हैं, हमारे साथ अच्छे नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को इंक्लूड होना पड़ा किस चीज़ में? इंडो पैसिफिक में, ठीक है। उसके बाद इसकी वजह से जो आपके रिसोर्सेज हैं उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्टर्स का क्या रोल है? क्या भाई किसी कंट्री ने इस चीज़ में हमारा साथ दिया? तो वो देख लो। यूएसए ने इंटरेस्ट लिया था, ठीक है। डिफेंस कॉप के उसमें हमें कॉपरेट भी किया था। और क्वाड जैसे संस्था में भी यूएसए पार्ट है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को, चाइना के प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है। अ, 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 दो और ग्लोबल पावर्स हैं, मतलब यूएसए के अलावा जो और नेशंस हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया। रीज़न बीइंग इंडियो पैसिफिक सेफ्टी के चलते, ठीक है। हाउएवर इंडिया मेंटेन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब इंडिया अपने डिसीजन खुद लेता है भाई, ठीक है। बैलेंसिंग कॉपरेशन विद द वेस्ट वाइल एंगेजिंग इन चाइना प्रैग्मेटिकली, ठीक है। वेस्ट नेशंस हैं जो यूएसए है उसके साथ भी अपने कॉपरेशन बना के रखता है
और चाइना को भी अपने अकॉर्डिंग डील करता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।